चलो बेटा देखो भाई, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की शुरुआत है ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चंस आज हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है ना, बेसिक वाले सिंपल, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात। भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई क्या मतलब था इसका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग नॉर्मली फ्रॉम एनी सरफेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मतलब था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग नॉर्मली फ्रॉम एनी सरफेस। ठीक है, या इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं, काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या आया था? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है स्केलर क्वांटिटी, इसलिए तो स्केलर प्रोडक्ट है। या इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई लिख लो, कितना आया था? ई ए कॉस थीटा। ठीक है ना। बस मेन चीज़ ध्यान रखो, थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, ध्यान समझना मेरी बात। बस एरिया वेक्टर निकालना है, ये थोड़ा सा मेन है। ठीक, सिंपल क्वेश्चंस में तो खैर आसान होता है। ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात। फिर मान लो मैंने सरफेस ऐसे लिया, ये सरफेस है। ठीक, अब इसकी अगर मान लो हमको लेंथ मालूम है और ब्रेथ मालूम है, तो एरिया तो निकल गया। लेकिन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? ठीक है, ये सरफेस है, तो सरफेस एक्चुअल में कैसा है? प्लेन। तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड। तो सरफेस ये है, नॉर्मल टू द सरफेस मतलब ये चौक, नॉर्मल टू द सरफेस यानी क्या? चौक। ये है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड, ये हो गया एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो हमने ऐसे लगाए हैं और एरिया वेक्टर भी देखो उसी डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है, तो ई और ए के बीच का एंगल कितना होगा? 0। और ई और ए के बीच का एंगल अगर 0 cos 0 1 यानी मैक्सिमम, तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अच्छा, फ्लक्स मैक्सिमम का क्या मतलब? फ्लक्स मैक्सिमम का क्या मतलब? नंबर ऑफ, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, तो इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस इस सरफेस में से ऐसे निकल रही हैं। तो सरफेस के कैसी निकल रही है? नॉर्मल। तो फ्लक्स मैक्सिमम, फ्लक्स मैक्सिमम मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग नॉर्मली आर मैक्सिमम। ठीक, नॉर्मल लाइंस मैक्सिमम पास होंगी अगर सरफेस ऐसे रखा है तो। ध्यान देना मेरी बात। लेकिन अगर मैं इसी सरफेस को ऐसे रख दूं, अब बताओ, सरफेस ऐसे रखा है और ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो एरिया वेक्टर बताओ। सरफेस ऐसे है तो एरिया वेक्टर मतलब नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड, ये हो गया ना, नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90। और cos 90 मतलब कितना? 0। तो फ्लक्स 0, तो फ्लक्स कितना? 0। ठीक है, अच्छा सुनो, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे लगाए, मतलब ये इलेक्ट्रिक लाइंस का डायरेक्शन है और सरफेस ऐसे रखा है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस पास तो हो रही है इसमें से। भाई ये सरफेस कहाँ रखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस इस सरफेस में से पास तो हो रही हैं, लेकिन फ्लक्स 0 आ रहा है, फ्लक्स 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है? क्योंकि ई और ए के बीच का एंगल कितना है? 90। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया वेक्टर ए के बीच का एंगल कितना है? 90, तो फ्लक्स 0।
इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस इस सरफेस में से पास हो रही हैं और फ्लक्स जीरो, मतलब नॉर्मल लाइंस आर जीरो। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस तो ऐसे जा रही हैं, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे पास हो रही हैं, सरफेस से नॉर्मल लाइंस एक भी नहीं है। नॉर्मल लाइंस आर जीरो, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, जीरो। या फिर याद रखने के लिए ये एक चीज़ आप याद रखो, अगर इलेक्ट्रिक लाइंस किसी भी सरफेस के पैरेलल निकल रही हैं, है ना, अगर इलेक्ट्रिक लाइंस किसी भी सरफेस के पैरेलल हैं, पैरेलल, तो उस सरफेस से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। इस पॉइंट को आप याद रखें, ठीक है ना, कि अगर इलेक्ट्रिक लाइंस कहीं भी डायग्राम में आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस उस सरफेस से पैरेलल पास हो रही हैं, तो आप समझ जाना उस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, जीरो। और अगर इलेक्ट्रिक लाइंस सरफेस से नॉर्मल निकल रही हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। अच्छा, एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं मैं थोड़ा सा आपको पहले बताता हूँ, ठीक है ना। मतलब कुछ अच्छे क्वेश्चंस के लिए, सिंपल क्वेश्चंस में तो खैर निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे क्वेश्चंस के लिए, जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ कि इधर देखो, ये ऐसे मान लिया हमने एक्स एक्सिस, ये है मान लो वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। अब अगर मान लो हमारे पास में एक स्क्वायर है और स्क्वायर ऐसे रखा है, स्क्वायर ऐसे है, ठीक है, तो एरिया वेक्टर निकालना यहाँ आसान है, एरिया वेक्टर निकालना यहाँ आसान है, ठीक है। भाई इसकी साइड मान लो कितना है, ए, स्क्वायर है या रेक्टेंगल हो जो भी हो, इसकी साइड मान लो कितनी है, ए, तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। एरिया का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए स्क्वायर। डायरेक्शन, भाई सरफेस ऐसे है ना, तो पहले आप देखो सरफेस किस प्लेन में है। भाई मैंने डायग्राम कहाँ बनाया हूँ, बोर्ड में, और बोर्ड का जो प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन है। बोर्ड का प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन। तो सरफेस एक्स वाई प्लेन में रखा है, ऐसे रखा हुआ है, तो एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड, नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड, यानी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ऐसे, ठीक। यानी एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में आ रहा है, जेड एक्सिस में। एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में आ रहा है, जेड एक्सिस में, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, के कैप, एरिया वेक्टर। ये निकल गया आपका एरिया वेक्टर, आसान था, ठीक है। अच्छा मान लो मैं अगर ऐसे रखता सरफेस को, ध्यान देना, अगर मैं सरफेस ऐसे रखता तो एरिया क्या हो गया इसका, ए इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड, नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड, यानी अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। तो फिर हम यहाँ क्या लिखते, ए स्क्वायर जे, क्या लिखते, ए स्क्वायर जे। या अगर मान लो सरफेस में ऐसे रखता तो एरिया तो ए स्क्वायर होता मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या, नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड, नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड। तो डायरेक्शन किस साइड है, अलोंग एक्स एक्सिस, तो फिर हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, ए स्क्वायर आई कैप। बात को समझो, है ना। अच्छा, थोड़ा सा इसमें अगर हम टफ किए ना, थोड़ा सा इसमें टफ करें, कैसे, इधर देखो कि मान लो अगर आपको डायग्राम ऐसे दिया है, भाई मान लिया हमने ये है एक्स एक्सिस, ये है मान लो वाई एक्सिस, और ये हो गई आपकी जेड एक्सिस। भाई एक्चुअल में जेड एक्सिस तो ये होती है ऐसे, लेकिन डायग्राम में एक्चुअल में हम उसको ऐसे शो करते हैं। ध्यान सुनना, अगर मान लो एक स्क्वायर है और ऐसे दिया है आपको, ठीक है, अगर मान लो डायग्राम में एक स्क्वायर है और स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है, ऐसे, ठीक है, तो अब इसका एरिया वेक्टर, अब इसका एरिया वेक्टर है ना, ध्यान रखना, ये एक्स वाई प्लेन में ऐसे नहीं है, ये एक्स जेड प्लेन में ऐसे भी नहीं है, और ये वाई जेड प्लेन में ऐसे भी नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान से कैसे निकालेंगे हम एरिया वेक्टर, ठीक है। अब ये एंगल जो भी दिया हो आपको, भाई ये एंगल जैसे मान लो दिया है 37 डिग्री या 53 डिग्री, जो भी हो, बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ कैसे निकालते हैं थोड़ा ध्यान से आप समझ लो मेरी बात को, ठीक है। चलो, तो इसके लिए पहले हम चले अपना 11th में, ठीक। 11th में हमने वेक्टर पढ़े थे, आओ समझो। तो 11th में वेक्टर अपन ने पढ़े थे ना, याद करो, ठीक। भाई ऐसे मान लो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, अगर कोई वेक्टर जैसे मान लो ये है, सपोज वेक्टर ए मान लिए, इसका मैग्नीट्यूड मान लो 5 है। इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 मान लो। और ये एंगल जैसे मान लो 37 है, ये एंगल कितना है? 37, ठीक। तो इसके कंपोनेंट्स निकालो। भाई किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स अगर हमको निकालना है तो हमको मालूम है, ठीक है ना। भाई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें यहाँ से, तो यहाँ से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करे एक्स एक्सिस में, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करे वाई एक्सिस में, तो ये हो जाएगा इसका एक्स कंपोनेंट, ये हो जाएगा वाई कंपोनेंट, ठीक है ना। ये इसका एक्स कंपोनेंट और ये इसका वाई कंपोनेंट, ठीक। अब एक्स कंपोनेंट क्या होगा? ए कॉस 37। भाई ये ए है तो ये कितना हो जाएगा? ए कॉस 37, ठीक है। ए की वैल्यू कितना है? 5। कॉस 37 की वैल्यू क्या होती है? 4/5। इसका मतलब कितना आ गया? 4, ठीक है। यानी इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना आया? 4 आया। मतलब ये कितना है? 4। ये कितना है? 4, ठीक। और वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ए साइन 37। वाई कंपोनेंट क्या होगा? ए साइन 37। तो ए की वैल्यू कितना है? 5। साइन 37 मतलब 3/5, तो कितना आ गया? 3। तो अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 और ये एंगल कितना है? 37, तो इसका एक्स कंपोनेंट आया 4 और वाई कंपोनेंट कितना आया? 3 आया। वाई कंपोनेंट कितना आया? 3। क्लियर है? सिंपल चीज, ठीक है, ठीक है ना। तो अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये पॉइंट एक्स एक्सिस में है ना, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 4, 0। एक्स एक्सिस में है तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 और एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 4। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए? 4 और 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 और 3। वाई एक्सिस में है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 3। ये 11th में अपन ने पढ़े थे। भाई 11th में पढ़ा हुआ है ये, ठीक है ना। ध्यान से सुनो मेरी बात। अब थोड़ा सा ध्यान देना। मान लो सपोज ये एक्स एक्सिस, ये है मान लो वाई एक्सिस और ये हो गई अपनी जेड एक्सिस। अगर सपोज वेक्टर ऐसे है, ध्यान से समझना, ठीक है ना। अगर वेक्टर ऐसे है, मान लो ए, कितना है मैग्नीट्यूड इसका? 5, ठीक। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 5। तो इसके कंपोनेंट्स निकालो, ठीक है। ये एंगल जैसे मान लेते हैं हम 37 डिग्री है, मान लो, ठीक। समझने की कोशिश करो आप, ठीक है। भाई वेक्टर मान लो ऐसे है, ठीक। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। ये कौन सी है? जेड। लेकिन वेक्टर देखो एक्स और जेड के बीच में है ना। किधर है ये? एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के बीच में है और ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 37, ठीक। बात समझ में आ रही है? ये वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 37। मतलब ये वाला एंगल कितना है? 37। ये एंगल कितना है? 37, ठीक। तो इसके कंपोनेंट्स है ना। तो इधर वाला कंपोनेंट बताओ और इधर देखो, डायग्राम में ऐसे है ना। डायग्राम बनाने में दिक्कत होगी, इमेजिनेशन है ये आपका, ठीक है। ये वेक्टर इधर था, ऐसे था। एक्स एक्सिस तो इधर है ना आपकी,
जेड एक्सिस इधर है, तो इस वेक्टर के हमने क्या करे कंपोनेंट, है ना। तो यहां से एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहां से एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करे, मतलब ये, ठीक है, एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ऐसे आएगा, ठीक है ना। और जेड एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ऐसे आएगा, ठीक है। जेड एक्सिस में अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसे आएगा। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 5, तो ये कितना होगा a cos 37 यानी कितना 4, और जेड एक्सिस में कितना आएगा, देखो इमेजिन करने की कोशिश करो, ठीक है ना, इमेजिनेशन पर बेस्ड होते हैं जेईई के क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है। ये है मान लो 5, ये कितना है 5, और ये एंगल कितना था 37, ठीक। तो ये हुआ a cos 37, यानी इधर कंपोनेंट आया 5, सॉरी 4, इधर कंपोनेंट कितना आया 4, और इधर कंपोनेंट कितना आया 3। बात को समझो, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 5, तो उसका एक्स एक्सिस में कंपोनेंट कितना आया 4, और जेड एक्सिस में कंपोनेंट कितना आया 3, एक्स एक्सिस में कंपोनेंट कितना है 4, और जेड एक्सिस में कितना है कंपोनेंट 3। तो इस वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं बताओ, इस वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं, ध्यान समझना। इस वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है 4, तो क्या लिखते हैं हम 4i कैप, और इस वेक्टर का जेड एक्सिस में कंपोनेंट कितना है 3, तो क्या लिखते हैं +3k कैप, ये ऐसे, ठीक है ना। या अगर मान लो इसके हमको कोऑर्डिनेट्स लिखना है, ध्यान से सुनो, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स लिखना है तो x कोऑर्डिनेट कितना है 4, y कोऑर्डिनेट 0 और z कोऑर्डिनेट कितना है 3। x कोऑर्डिनेट 4 है, z में 3 है और y में तो 0 है। तो कोऑर्डिनेट भी अगर मालूम है तो भी वेक्टर फॉर्म निकल जाएगा। x कोऑर्डिनेट कितना है 4, तो 4i कैप, y तो 0 है, z कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो 3k कैप। समझ में आई मेरी बात कुछ, ठीक, थोड़ा ध्यान से, है ना। ऐसे दिया रहे तो आप कंपोनेंट्स निकाल लो, ठीक है ना। अच्छा, और सुनो, जैसे ये तो मालूम है ना आपको भाई 37, अगर ये 37 डिग्री है तो ये साइड कितनी होगी 3 और ये कितनी होगी 4, हाइपोटेनियस तो 5 ही रहेगा, चाहे एंगल 37 हो या एंगल 53 हो। अगर मान लो ये एंगल होता 53, ये एंगल कितना होता 53 डिग्री, तब परपेंडिकुलर वाली साइड होती 4, ये होता 3, लेकिन हाइपोटेनियस कितना होता 5। ये तो सब 11th में पढ़े, याद होना चाहिए, ठीक। 37 की वैल्यू, 53 की वैल्यू, जो भी हो, क्लियर है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, है ना। अब इसी का एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसी का एक क्वेश्चन है, ठीक, ध्यान से सुनना। ठीक, मान लो सपोज कि हमको इस टाइप से दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जेड होती वास्तव में ऐसे है, लेकिन डायग्राम में हम ऐसे बनाते हैं। ये मान लो आपका ओरिजिन हो गया, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनो, एक स्क्वायर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है स्क्वायर, ऐसे, क्या है ये स्क्वायर है, साइड कितना है 5 मीटर, मान लो स्क्वायर है, साइड कितना है 5 मीटर। अब स्क्वायर है, साइड 5 मीटर है, तो एरिया कितना होगा 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो एरिया का मैग्नीट्यूड निकालना तो आसान है, लेकिन एरिया वेक्टर फॉर्म में लिखना, एरिया वेक्टर फॉर्म में लिखना, ध्यान से सुनना मेरी बात अब, ठीक है ना। मान लेते हैं, चलो ये एंगल, ये मान लो 53 डिग्री है, मान लो कितना है 53 डिग्री, ठीक। ये वाली जो, अच्छा इसको मान लेते हैं, 1 मिनट,
इसको मान लो ए बी सी और डी, ठीक है, ध्यान सुनना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, या तो एरिया वेक्टर निकल जाएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप निकालो, तो ध्यान सुनना, इसका एक्स एक्सिस में कंपोनेंट कितना होगा, इधर देखो ऐसे है ना भाई, ऐसे ये एक्चुअल में कितना साइड कितना है 5 मीटर, ये कितना है 5, ये कितना है 5, और एंगल कितना है 53 डिग्री। एक्स एक्सिस से एंगल कितना है 53 डिग्री। तो एक्स एक्सिस में उसका कंपोनेंट कितना होगा, एक्स एक्सिस में कंपोनेंट कितना होगा 5 cos 53, 5 cos 53, और cos 53 की वैल्यू मतलब sin 37 की वैल्यू 3/5, यानी कितना हो जाएगा 3। तो इधर वाला कंपोनेंट कितना हुआ आपका 3, ये देखो ऐसे, ये था 5, ये कितना था 5, और एक्स एक्सिस से इसका एंगल कितना है 53, ये मैग्नीट्यूड कितना है 5 और ये एंगल कितना है 53, है ना। तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आया देखो 3, और इसका z में कंपोनेंट कितना आएगा, z में कंपोनेंट आएगा 5 sin 53, z में कंपोनेंट कितना आएगा 5 sin 53, 5 sin 53 मतलब cos 37, यानी 4/5, यानी कितना आ जाएगा 4, ठीक। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना था 5। एक बात, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा था 53, तो इसका एक्स में कंपोनेंट हुआ a cos 53, z में कंपोनेंट कितना हुआ a sin 53, तो ये आया 4 और ये कितना आया 3। x में कंपोनेंट कितना है 4, y में कंपोनेंट कितना है, सॉरी x में कंपोनेंट 4 और z में कंपोनेंट कितना है 3, ठीक है। z में कंपोनेंट कितना है 3, नहीं x में 3 है और z में कितना है 4, ठीक है ना भाई। ये कितना था 5, ये एंगल 53 x से, तो इसका एंगल 53 है ना, 37 नहीं है, तो इसका x में कंपोनेंट कितना आ रहा है 3, ये वाला मतलब 5 cos 53, और z में कितना आता 5 sin 53, यानी कितना 4, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना था 5, लेकिन इसका x में कंपोनेंट कितना आया देखो 3, और z में कंपोनेंट कितना आया 4। x में कंपोनेंट 3 है, z में कंपोनेंट 4 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो आप। x कोऑर्डिनेट कितना है 3, y में तो खैर है नहीं, z कोऑर्डिनेट कितना है 4। बस अब आसान हो गया हमारा, अब ये आसान हो गया, ठीक है। तो एरिया वेक्टर कैसे लिखेंगे देखो, एरिया वेक्टर क्या होगा AB क्रॉस AD, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो y एक्सिस में है ना, किसमें है y एक्सिस में, तो केवल y कोऑर्डिनेट होगा बस 5, साइड कितना है 5, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 5 0, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए 3 0 4। ये कैसे आया मालूम है, बस यही तो मेन है, मेन यही है बस ये। तो एरिया निकालना है ना, और वेक्टर फॉर्म में निकालना है, एरिया निकालना है लेकिन वेक्टर फॉर्म में, स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा AB क्रॉस AD, एरिया निकालना है ना अपने को, क्या होगा AB क्रॉस AD, तो ये हो जाएगा AB क्रॉस AD। तो एरिया वेक्टर इज इक्वल टू AB कितना है, AB देखो ध्यान सुनना, इसके कोऑर्डिनेट मालूम है 3, 0, 4, तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे इसको, भाई वेक्टर लिखा है ना AB, वेक्टर AB लिखा है, ये ओरिजिन है 0 0, तो AB को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट मालूम है, तो क्या लिखोगे इसको आप 3i + 4j, AB क्या होगा 3i + 4j क्रॉस प्रोडक्ट AD,
AD क्या होगा 5j कैप। एक्स कंपोनेंट एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, z कोऑर्डिनेट 0 है, केवल y कोऑर्डिनेट, तो क्या हो जाएगा ये 5j कैप। तो एरिया वेक्टर यहां निकल जाएगा। तो एरिया वेक्टर A इज इक्वल टू कितना आएगा देखो 5 3 जा 15, ठीक है ना, AB क्रॉस AD 5 3 जा कितना 15, ठीक है, ध्यान सुनना मेरी बात। I क्रॉस J 5 3 जा 15, यहां क्या आएगा I क्रॉस J प्लस 5 4 जा 20 J क्रॉस J, नहीं ये K है ना, ये K है, 4K है, ये क्या है, ये 4K है, ये देखो ना 3i प्लस 4K, ठीक है। तो क्या होगा 5 4 जा 20 K क्रॉस J, क्या होगा K क्रॉस J, देखते हैं। तो एरिया वेक्टर इज इक्वल टू 15 I क्रॉस J मतलब K प्लस 20 K क्रॉस J, बताओ K क्रॉस J I J K क्रॉस J मतलब माइनस I, K क्रॉस J क्या हो जाएगा माइनस I, ठीक। तो एरिया वेक्टर एक्चुअल में कितना आ गया 15K माइनस 20I, ये एरिया वेक्टर। देखो मैग्नीट्यूड 25 ही आएगा भाई, मैंने बोला था ये स्क्वायर है और साइड कितना है 5 मीटर, स्क्वायर है साइड 5 मीटर, तो एरिया कितना होगा 25, एरिया कितना होगा 25। तो हमने एरिया वेक्टर फॉर्म में निकाले, हमने एरिया वेक्टर फॉर्म में निकाले, तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो 25 ही आएगा। भाई ये वेक्टर दिया है अपने को, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, क्या होगा अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर मतलब 225, 20 का स्क्वायर मतलब कितना 400, कितना आ जाएगा अंडर रूट 625, यानी कितना आ जाएगा 25, ठीक। स्क्वायर था, साइड 5 मीटर, तो एरिया कितना 25 स्क्वायर मीटर, एरिया कितना 25, ठीक है ना। तो हमने एरिया वेक्टर निकाले लेकिन वेक्टर फॉर्म में निकाले, तो मैग्नीट्यूड तो 25 ही आ रहा है, मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 25, ठीक है। अच्छा अब सुनो, अगर मान लो मैं ये बोलूं, अगर मैं ये बोलूं आपसे कि ये जो स्क्वायर है, ठीक है ना, ये एंगल 53 दिया था, इसके कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए, ये निकल गया, तो एरिया वेक्टर निकल गया, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये स्क्वायर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, कहाँ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है मान लो कितना है 2i प्लस 3j प्लस 4k, इतना न्यूटन पर कूलम है मान लो, ठीक। मैंने आपसे बोला ये स्क्वायर डायग्राम दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 2i प्लस 3j प्लस 4k न्यूटन पर कूलम। तो आप बताओ फ्लक्स कितना होगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिया था, मेरी बात सुनना, क्वेश्चन में सिर्फ डायग्राम दिया था और लिखा था कि ये स्क्वायर है 5 मीटर का, स्क्वायर ऑफ 5 मीटर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है, फाइंड फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस स्क्वायर। क्वेश्चन क्या था, फाइंड फ्लक्स एसोसिएटेड विथ दिस स्क्वायर, फ्लक्स निकालना है, क्या निकालना है फ्लक्स, तो कर लो। अब क्या है, एरिया वेक्टर तो निकल गया ना, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, ध्यान समझना, फ्लक्स इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। देखते जाओ, तो फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है देखो 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट, एरिया वेक्टर कितना है 15k माइनस 20i, ठीक है। चलो देखो कितना आता है, फाई इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना मेरी बात, इन दोनों का
डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है ना, या थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं। आओ देखो, 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट i वाली टर्म को पहले लिख लो -20i, j है क्या, नहीं, 0j, और k कितना है 15k। तो 11th में याद होगा डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे, डॉट प्रोडक्ट 11th में पढ़े थे ना, कि अगर वेक्टर a axi प्लस ayj प्लस az के, वेक्टर b इज इक्वल टू bxi प्लस byj प्लस bz के, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b कितना आया था, याद करो, ax bx प्लस ay by प्लस az bz, याद है ना। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, ax bx यानी कितना 2 इंटू -20 यानी कितना -40 प्लस ay by, तो ay 3 by 0 यानी कितना आ गया 0 प्लस az bz, तो az कितना है 4, bz कितना है 15, 15 4 जा 60, 60 माइनस 40 मतलब 20, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस स्क्वायर कितना 20, ये आंसर है। देख लो भाई, सिंपल। पहले एरिया वेक्टर हमने निकाले, और अगर मान लो क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई ये स्क्वायर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो आप फ्लक्स बताओ, तो फ्लक्स निकालना तो आसान है, केवल डॉट प्रोडक्ट बनना चाहिए हमसे, बस हो गया, केवल डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये जेई का क्वेश्चन है। अब जेई के क्वेश्चन कर रहे हो तो ये स्केलर प्रोडक्ट, डॉट वेक्टर प्रोडक्ट, ये सब तो बनना चाहिए ना, उसके बिना थोड़ी होगा। समझ में आया क्वेश्चन, देख लो एक बार। बन जाएगा, ठीक। क्वेश्चन समझ लिए ना भाई, स्क्वायर दिया था, साइड 5 मीटर, और ये स्क्वायर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो स्क्वायर से रिलेटेड हमको फ्लक्स निकालना था। क्या निकालना था, फ्लक्स। पहले एरिया वेक्टर निकाले, और एरिया वेक्टर निकालने के लिए पहले इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो आप। तो ये एंगल कितना था 53, कितना था 53, इसका मतलब इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा 3, और इधर वाला कंपोनेंट कितना हुआ 4, मतलब x में कितना है 3, z में कितना है 4, बस इसके कोऑर्डिनेट निकले तो आपका एरिया वेक्टर निकल जाएगा। एरिया कैसे निकाले, ए बी क्रॉस ए डी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द एडजेसेंट साइड्स, है ना। तो इसको हमने वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, 3i प्लस 0j प्लस 4k, यानी 3i प्लस 4k, और ये तो y एक्सिस में है, y कोऑर्डिनेट कितना है 5j, ठीक। एरिया वेक्टर आ गया, फ्लक्स आ गया, देख लो आप, ठीक है। चलो अब सिंपल पूछता हूं आपसे, ठीक है। मान लो सपोज एक रिंग दी हुई है, रिंग ऐसे मान लो ऐसे रखी है, और इसका रेडियस मान लो कितना है r, रेडियस कितना है r, रिंग है, डिस्क है, जो भी हो, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात भाई। जैसे देखो, मान लो कि ये डिस्क है, क्या है डिस्क, और ऐसे रखिए जैसे आपको दिख रहा है। तो अगर मैं डिस्क को ऐसे रखूंगा तो फिर डायग्राम मेरे को पूरा ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसे। तो इसको एक्चुअल में हम बोलते हैं टॉप व्यू, क्या बोलते हैं, टॉप व्यू। लेकिन डिस्क ऐसे रखिए, डिस्क ऐसे रखिए, तो फिर डायग्राम में हम ऐसे शो करते हैं, तब हम डायग्राम में ऐसे शो करेंगे, ठीक। अच्छा, एरिया वेक्टर देखो, तो अगर मान लो डिस्क ऐसे है, ये इसका सरफेस हो गया, क्या हो गया इसका सरफेस। तो एरिया वेक्टर मतलब नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड, ये एरिया वेक्टर है, क्या है ये एरिया वेक्टर, अगर डिस्क ऐसे है तो। और मान लो ये डिस्क ऐसे होती तो ऐसे डायग्राम बनाते, और ऐसे अगर रखिए तो एरिया वेक्टर बताओ, एरिया वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड, नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड, तब एरिया वेक्टर इधर होता है z एक्सिस में।
और ऐसे रखेंगे तो एरिया वेक्टर किधर है, वाई एक्सिस में। ठीक है, इमेजिनेशन बहुत काम की चीज होती है। ठीक है, चलो तो अच्छा, ये एक रिंग या डिस्क मान लिए हमने, रिंग या डिस्क। ठीक है, रेडियस कितना है इसका, आर। तो चलो रिंग तो है भाई, लेकिन अब अगर मान लो हम यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, अब अगर हम यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, ठीक है, थोड़ा और बड़ा बना देता हूं कि ये ऐसे मान लो रिंग थी, ऐसे मान लो, ठीक है ना, रिंग, इसका रेडियस कितना है, आर। और अगर यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हमने, मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, तो इलेक्ट्रिक लाइंस कैसी दिख रही हैं आपको, पैरेलल। इलेक्ट्रिक लाइंस आपको कैसी दिख रही हैं, पैरेलल। तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट, कांस्टेंट। ठीक, तो आप फ्लक्स बताओ कितना होगा। ठीक, एक मिनट, ये एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री, डायग्राम को अच्छे से आप समझ लो। ये एंगल कितना दिया है, 37 डिग्री, मतलब एक रिंग है और वो एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है, और ये एंगल कितना है, 37। तो इस रिंग से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बताना है, फाइंड फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स। ठीक, यहां पर थीटा कितना होगा, यहां थीटा कितना होगा, 37 की 53। ध्यान से सुनो मेरी बात भाई, फ्लक्स हमको निकालना है ना, तो फ्लक्स फाई मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ई एंड एरिया वेक्टर, या ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो अगर डिस्क ऐसे रखी है या रिंग, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड। ये है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, कंफ्यूज मत होना। ठीक, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और एरिया वेक्टर ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हुआ, 53 डिग्री, 37 नहीं, ये ध्यान रखना। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, ई नॉट, एरिया, तो एरिया ऑफ रिंग पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ रिंग कितना, पाई आर स्क्वायर, कॉस ई और ए के बीच का एंगल कितना है, 53। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू आ जाएगा ई नॉट पाई आर स्क्वायर, और कॉस 53 मतलब साइन 37, कॉस 53 मतलब साइन 37 कितना, 3/5, कितना हो जाएगा, 3/5। तो फ्लक्स कितना आएगा, 3/5 ई नॉट पाई आर स्क्वायर, ये आंसर होगा। देख लो भाई, ठीक, फ्लक्स के फॉर्मूले में थीटा ध्यान रखना है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। यहां पर ये 37 दिया है, लेकिन एरिया वेक्टर तो ये है ना, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा, 53 होगा। कितना हो जाएगा, 53, पूरा 90 है ना, ये 37 है, तो ये कितना होगा, 53। ठीक है, एक और क्वेश्चन दो, आओ देखो नेक्स्ट। इधर सुनो, मान लो ये एक रिंग है, ऐसे डायग्राम कैसे बना हुआ है उससे इमेजिनेशन आपका अच्छा होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना आप। तो रिंग ऐसे रखिए, मतलब टॉप व्यू, ठीक है ना, और मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मान लो हमने लगाए, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो हमने लगाए ऐसे, ठीक, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट कांस्टेंट है,
इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है ना, और ये एंगल मान लो 53 डिग्री है, तो फ्लक्स बताओ, फ्लक्स भाई रिंग ऐसे रखिए ना, रिंग ऐसे रखिए टॉप व्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ई नॉट कांस्टेंट, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विथ दिस रिंग कितना होगा? 0। फ्लक्स 0 होगा। क्यों 0 होगा? आप देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे थी, रिंग या डिस्क जो भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, तो इलेक्ट्रिक लाइंस तो सरफेस के पैरेलल हैं। देखो इलेक्ट्रिक लाइंस सरफेस के कैसी हैं? पैरेलल, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना? 0। या फिर आप थीटा निकाल लो, चलो, तो ऐसे था, तो एरिया वेक्टर मतलब नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड, नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड, ये हो गया एरिया वेक्टर। ये क्या है? एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था? ये ऐसे है ना, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये किसका डायरेक्शन है? एरिया वेक्टर का। तो E और A के बीच का एंगल कितना है? 90 है। इलेक्ट्रिक फील्ड E और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90। तो लाइंस पैरेलल है, तो फ्लक्स कितना होगा? 0। फ्लक्स कितना होगा? 0। ठीक, डायग्राम देख के समझ में आ गया था कि इलेक्ट्रिक लाइन सरफेस की कैसी है? पैरेलल, तो फ्लक्स कितना हुआ? 0। देख लो भाई, फ्लक्स कितना होगा? 0। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन कराऊं, चलाओ ध्यान सुनना मेरी बात, अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, बहुत ध्यान समझना, ठीक है, चलो ध्यान समझना है ना भाई। मान लें अपन कि ये मान लो एक रिंग है, क्या है ये? रिंग। ठीक, ऐसे रखिए, ठीक भाई, ऐसे रखा हूं तब तो मैंने डायग्राम ऐसे बनाया हूं भाई। ऐसे अगर रखता तो फिर टॉप व्यू में कैसे बनाता? ऐसे, ऐसे बनाता, ठीक है ना। तो अभी ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, तो उसमें रिंग ऐसे रखी हुई है, ठीक है ना, ऐसे रखी है। ठीक, चलो इसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल a है, या r मानो, जो भी आप मानो, और इससे d डिस्टेंस में, मतलब यहां से ये जो डिस्टेंस है मान लो d है, यहां पर एक चार्ज रखा है मान लो +q। ध्यान से क्वेश्चन को समझना, ठीक है, ठीक है। ये चार्ज +q, यहां से d डिस्टेंस में एक रिंग है जिसका रेडियस कितना है? a। ये साइड व्यू है और ये टॉप व्यू है। तो क्या फाइंड करना है हमको? फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस रिंग। फाइंड फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स फ्रॉम रिंग, ये क्वेश्चन है। फाइंड फ्लक्स पासिंग, भाई ये चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगी, किसमें से? रिंग में से। तो रिंग से रिलेटेड फ्लक्स निकालना है, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है ना। आओ ध्यान से, आपको याद होगा 11th में जब हमने सेंटर ऑफ मास पढ़े थे, तो रॉड रहती थी तो हम क्या करते थे? x पे जाकर dx एक एलिमेंट लेते थे। रिंग रहती थी तो हम क्या करते थे? x पे जाकर dx एक एलिमेंट लेते थे। याद है कुछ? बस वैसे ही सुनो मेरी बात, क्या करें हम? यहां से x पर जाकर x dx का एक एलिमेंट लो आप, मतलब ये कितना है? dx। ये थिकनेस कितनी है? dx। रेडियस a है, सेंटर से x पे जाकर dx का हमने एक एलिमेंट लिए। टॉप व्यू में यहां बना दे रहा हूं,
ये सेंटर था, x पर जाकर dx का एक एलिमेंट ले, ये ऐसे, ये dx, ये कितना है dx, बहुत ध्यान से, x पर जाकर dx का एक हमने एलिमेंट लिए, ये कितना है dx, है ना। इसका टॉप व्यू मैंने यहां बना दिया। तो पूरी रिंग का एरिया क्या होता, पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर, ठीक है ना। ये जो स्मॉल एलिमेंट यहां ले रहे हैं ये, तो ये जो स्मॉल एलिमेंट आपको दिख रहा है ये वाला, इसका एरिया मान लेते हैं डी ए। बात को ध्यान से समझना, ये जो स्मॉल एलिमेंट मैंने लिया इसका एरिया डी ए कैसे निकालते, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसकी लेंथ कितनी है 2 पाई एक्स, लेंथ कितनी होगी इसकी 2 पाई एक्स सर्कमफियरेंस लेंथ, और इसकी चौड़ाई कितनी है, देखो कितनी चौड़ी बैंड है ये डी एक्स। भाई एक्स पर जाकर डी एक्स का एक एलिमेंट लिए थे ना अपन ने, तो ये कितना है डी एक्स। तो इसका जो एरिया है मतलब डी ए, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ मतलब कितना डी एक्स। ये एक एलिमेंट जो हमने लिए हैं उसका एरिया निकल गया, उसका एरिया निकल गया। एक बात, अच्छा इसका इस डी ए का डायरेक्शन क्या होता, नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड। डी ए का डायरेक्शन क्या होता, नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड, ठीक। अच्छा अब इस चार्ज का यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चार्ज भाई हमको निकालना है, पहले हम क्या निकाल रहे हैं, x पर जाकर dx का एक एलिमेंट लिए, तो इस स्मॉल एलिमेंट से रिलेटेड फ्लक्स पहले हम निकालेंगे। पहले इस स्मॉल एलिमेंट से रिलेटेड हम फ्लक्स निकालेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। आओ देखो, तो एरिया डी ए, तो डी ए का डायरेक्शन क्या था, नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड, ठीक है ना। अच्छा यहां से इसका डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये d है और ये x है, तो ये कितना होगा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ध्यान से सुनो, इस पॉइंट चार्ज का यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे होता, ठीक। इस पॉइंट चार्ज का यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E, कितना E, ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू क्या होती है भाई, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को मालूम है ना, K 1/4πε0 Q, और यहां से इसका डिस्टेंस कितना है अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या होता रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पॉइंट चार्ज का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, कितना आ गया डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझना, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट चार्ज का यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। ये एंगल मान लेते हैं सपोज थीटा है, कितना है थीटा, ठीक। अब ये एंगल अगर थीटा है तो इसका मतलब ये एंगल भी थीटा होगा ना। अच्छा तो अब हम क्या करें, हमने इस रिंग में सेंटर से x पर जाकर dx का स्मॉल एलिमेंट लिए हमने, जिसका एरिया वेक्टर कितना था dA, ठीक। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, इस स्मॉल एलिमेंट से रिलेटेड फ्लक्स, स्मॉल एलिमेंट से रिलेटेड फ्लक्स मतलब डी फाई क्या होता E डॉट डी ए, या स्मॉल एलिमेंट से रिलेटेड फ्लक्स मतलब डी फाई इज इक्वल टू E इंटू डी ए कॉस थीटा, E, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा डी फाई इज इक्वल टू E की वैल्यू क्या है देखो, के क्यू बाई डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डी ए की वैल्यू देखो आप,
डी ए की वैल्यू मतलब ये एरिया, स्मॉल एलिमेंट जो हमने लिए हैं उसका एरिया डी ए कितना है 2 पाई एक्स डी एक्स कॉस थीटा। तो यहाँ देखो ये एंगल कितना है थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये डी है ना, ये कितना है डी। तो कॉस थीटा यानी क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस डी अपॉन अंडर रूट, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी डी अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो स्मॉल एलिमेंट से रिलेटेड फ्लक्स निकला है अभी, स्मॉल एलिमेंट से रिलेटेड फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, देखो के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स इंटू डी अपॉन, सॉल्व करने पे क्या आएगा देखो डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। देखो सिंपल है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, ध्यान से सुनना, इस के को आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रख दो, तो देखो क्या आएगा, यही रख दे रहा हूं मैं, के की जगह मैंने क्या लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो पाई कैंसिल हो गया, 2 से कट जाएगा ये 2 बार, तो यहां कितना आया देखो Q/2 एप्सिलॉन 0, Q/2 एप्सिलॉन 0, और यहां क्या बच गया डी एक्स डी एक्स। तो डी फाई तो निकल गया, डी फाई तो निकल गया, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स हमको निकालना है। अब सुनो मेरी बात, अब क्या करना है, टोटल फ्लक्स निकालना है। तो क्या करो, इंटीग्रेट कर दो इसको। तो एक मिनट, ठीक है ना, ये Q/2 एप्सिलॉन 0, ठीक है, एक्स डी एक्स इंटू डी अपॉन में क्या एक्स स्क्वायर अपॉन में आया डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, ठीक। तो इस रिंग का जो स्मॉल एलिमेंट हमने लिए थे ऑफ थिकनेस dx, तो स्मॉल एलिमेंट से रिलेटेड फ्लक्स वो तो निकल गया। तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालें, टोटल फ्लक्स इसको इंटीग्रेट कर दो आप। तो इसको अगर मान लो हम इंटीग्रेट करें, देखो क्या आएगा Q/2 एप्सिलॉन 0 डी एक्स डी एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। अब भाई अगर आप जेई और नीट के अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो भाई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो बनना चाहिए, है ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है ना, उसके अलावा संभव नहीं होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, कैसे कर रहे हैं अपन, इधर देखो, इधर देखो, पहले बताओ यहाँ कांस्टेंट वैल्यू क्या क्या है। तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू, कांस्टेंट क्या है Q चार्ज, 2 एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, D भी तो कांस्टेंट है ना, यहाँ से इसका डिस्टेंस। भाई यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, कहीं भी लो, लेकिन यहाँ से उस स्मॉल एलिमेंट का जो डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट रहेगा। D कैसा है, कांस्टेंट, यहाँ पर D कैसा है, कांस्टेंट, ठीक है। चलो, तो क्या बचा, इंटीग्रेशन x dx अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। अब ध्यान से समझना मेरी बात, मान लेते डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर मान लो आप, इंटीग्रेशन करना है, ध्यान से समझना, ठीक। डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान लिए, टी स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट करो जरा, डिफरेंशिएट करो, ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना भाई, डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x,
2x dx, और टी स्क्वायर का क्या होगा 2t dt। टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी स्क्वायर का 2t, ठीक है ना। अच्छा 2 कैंसिल हो गया, तो x dx इज इक्वल टू कितना आया t dt। ध्यान से देखना, x dx बराबर कितना t dt, यानी यहां हम x dx की जगह क्या लिख सकते हैं t dt। एक तो ये याद रखो, x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं t dt। क्लियर। अच्छा जब हम यहां इंटीग्रेशन करते, ध्यान सुनना, जब हम यहां इंटीग्रेशन करते तो विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x की लिमिट क्या होती है, x की लिमिट होती 0 से a, x की लिमिट क्या होती 0 से a। लेकिन अब x dx की जगह क्या आ गया आपका t dt। तो देखो क्या आया, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू q d अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन x dx मतलब क्या t dt, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां देखो डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब क्या टी स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी क्या टी स्क्वायर रेस टू 3/2, यानी क्या बच गया टी क्यू। ध्यान से सुनना, पहले इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स था, तो एक्स की लिमिट क्या लिखते हैं 0 से a, लेकिन अब इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी आ गया, तो t की लिमिट क्या होगी, तो अब t की लिमिट क्या होगी आओ निकाल लेते हैं। देखो इफ x इज इक्वल टू 0, दिख रहा है ना, x इज इक्वल टू 0, देखो अगर x की जगह हम 0 लिखें, यहां देखो x की जगह 0 है ना, तो t बराबर किसके होगा d के, x इज इक्वल टू 0 यानी t इज इक्वल टू d। भाई देखो यहां इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x था, तो x की लिमिट 0 से a थी, लेकिन उसको हमने चेंज कर दिया t में, तो t की लिमिट लिखना है ना। तो जब x इज इक्वल टू 0 मतलब ये, तो t बराबर किसके आया d के, यहां से देखना आप, x इज इक्वल टू 0 लिखे तो t किसके बराबर आया d के। अच्छा x इज इक्वल टू a लिखो, अगर यहां x बराबर a लिखो, x की जगह a लिखो, तो t बराबर क्या होगा, t इज इक्वल टू होगा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। समझ में आई मेरी बात, ये समझ में आया। x की जगह a लिखा, चलो ये तो हो गया था ना, यहां लिख दे रहा हूं मैं, इधर देखो ये इक्वेशन ध्यान रखो बस, क्या था डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। क्या था डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये तो समझ में आ गया ना, यहां तक इसको मिटा देता हूं, ठीक। फिर से देख लो, उसको यहां लिख रहा हूं डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर। तो अगर x इज इक्वल टू 0, तो यहां x इज इक्वल टू 0 तो t बराबर क्या आएगा d, और अगर x इज इक्वल टू a, भाई x की लिमिट क्या थी 0 से a, तो t की लिमिट क्या होगी हम ये देख रहे हैं, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x करना था, लेकिन हमने इसको चेंज कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू t में, तो t की लिमिट देखना है। तो x की लिमिट 0 से a थी, तो t की लिमिट क्या होगी ये चेक करना है। तो x इज इक्वल टू 0, तो t बराबर d आया। अगर यहां x की जगह a लिखो, x इज इक्वल टू क्या लिखें a, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो t इज इक्वल टू क्या आएगा, t इज इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। t की लिमिट निकल गई अपनी, तो ठीक है t की लिमिट आ गई।
तो अब देखो टोटल फ्लक्स कितना होगा। अब हम देखें इस रिंग से टोटल फ्लक्स, ये देखो, तो टोटल फ्लक्स फाई टी इज इक्वल टू क्यू डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देना, देखो एक टी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, एक टी यहाँ कैंसिल, तो कितना बचेगा, इंटीग्रेशन 1/t² dt। लेकिन टी की लिमिट क्या है, डी से, टी की लिमिट क्या है, डी से अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, ठीक, एक टी कैंसिल हो गया ना, तो क्या आया 1/t² dt। तो x बराबर 0, तो t बराबर किसके था, d के, और x इज इक्वल टू a, तो t किसके बराबर है, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। अब कर सकते हो इंटीग्रेशन, इसके बाद तो कर सकते हो ना, ठीक। अरे देखो यही कर दे रहा हूं, 1/t² का इंटीग्रेशन मतलब t⁻², t⁻² मतलब x⁻n वाले फॉर्मूले से कितना आएगा, x⁻n+1/n+1, यानी कितना आ जाएगा, t⁻1/-1, यानी कितना आएगा, -1/t। कितना आएगा, -1/t। इधर देखो, तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू आ गया q इंटू डी अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, इंटीग्रेशन कर दिए -1/t आया, और लिमिट d से अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब t की जगह लिमिट पुट कर लो, बस हो गया, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू q इंटू डी बाई 2 एप्सिलॉन। अब तो कर सकते हो वैसे आप भी, इसके आगे तो कर लोगे ना, t की जगह पहले लिखना अपर लिमिट, फिर t की जगह लोअर लिमिट, और चाहो तो ये वाला d अंदर मल्टीप्लाई कर देना, वो वाला d आप अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो मैं अब इसके बाद कर लोगे, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। आंसर आएगा q/2 एप्सिलॉन 0, d अंदर चला जाएगा, तो ये आएगा 1 - d अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आंसर होगा आपका। समझ में आया, था सिंपल। चार्ज q, यहां से d डिस्टेंस में ये रिंग है, रिंग से हमको फ्लक्स निकालना है। तो पहले हमने क्या किए थे, x पे जाकर dx का एक स्मॉल एलिमेंट लिए, तो उस स्मॉल एलिमेंट का एरिया हमने निकाले थे dA 2πx dx, और डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड, ठीक। प्लस q चार्ज का यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E और dA के बीच का एंगल कितना, थीटा, तो ये एंगल भी कितना, थीटा। स्मॉल एलिमेंट से रिलेटेड फ्लक्स निकाल लिए पहले d फाई, और उसको इंटीग्रेट कर दिए, तो टोटल फ्लक्स निकल गया। बस इतना है कि इंटीग्रेशन करते समय ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक। इसको मैंने फिर यहाँ लिख दिया। x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a तक, रेडियस a है ना, x की लिमिट 0 से a है, लेकिन t की लिमिट क्या है, d से अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। x बराबर 0 तो t बराबर d, x बराबर a तो t बराबर इतना, तो ये t की लिमिट आ गई। ये क्या है, t की लिमिट। बस लिमिट पुट करें, हो गया। इसके बाद में सॉल्व करना है, सिंपल बस, ठीक। जेई का क्वेश्चन है, ऐसा कोई बहुत टफ भी नहीं है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है सब, ठीक है ना, ठीक। इनको कर लेना, फिर और क्वेश्चन अपन करेंगे, ठीक है।